हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड टू सक्सीड में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारे क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। 2 चैप्टर की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, थोड़ा पहले करी थी लेकिन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। और इस चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये है पार्ट 1। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। रेफरेंस हमने टीआरजे वीके और की बुक से लिया है और जो हमको टॉपिक्स कवर करने हैं इस चैप्टर में वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी एंड वेलफेयर। तो ये 7 टॉपिक्स हैं जो हमको इस पूरे चैप्टर में कवर करने हैं। तो कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 1 में कवर करेंगे और कुछ टॉपिक्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम की नेशनल इनकम होती क्या है। नेशनल इनकम हम सब किसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेशनल इनकम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो होती क्या है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं जो वो फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, उसका टोटल होता है नेशनल इनकम। ठीक है, जो हमारे, बहुत सिंपल भाषा में समझो, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, फैक्टर इनकम का टोटल हमारा नेशनल इनकम होता है। ठीक है, फैक्टर इनकम का टोटल हमारा नेशनल इनकम होता है। अब ठीक है, नेशनल इनकम हमारा नॉर्मल रेजिडेंट्स जो अर्न करते हैं फैक्टर इनकम, उसका टोटल होता है। लेकिन ये नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या होता है, ये फैक्टर इनकम क्या होता है, कौन सी फैक्टर इनकम हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स अर्न करते हैं और कब, कितने टाइम का टोटल होता है ये। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, यानी एक साल में। हम अकाउंटिंग ईयर कौन सा लेके चलते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जो हम लेके चलते हैं, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। तो इस ईयर के दौरान, एक साल के दौरान, जितना भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने फैक्टर इनकम अर्न करी होगी वो हमारी सारी की सारी नेशनल इनकम में आती है। ठीक है, नेशनल इनकम के 2 मेन पॉइंट है। नेशनल इनकम इंक्लूड्स फैक्टर इनकम ओनली, सिर्फ फैक्टर इनकम्स ही हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। और नेशनल इनकम्स इंक्लूड्स ऑफ ओनली द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स है कंट्री के, सिर्फ उनके द्वारा अर्न की गई फैक्टर इनकम को ही हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। अब ये क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। नेशनल इनकम की डेफिनेशन तब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं होगी जब ये नहीं पता होगा फैक्टर इनकम क्या होती है। फैक्टर इनकम वो होती है जो हम, यानी जो हमारी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स यानी कि हमारी फर्म्स जो हैं वो हाउस होल्ड्स को देती है। किसको देती है, हाउस होल्ड्स को। हाउस होल्ड्स कौन होते हैं, ओनर होते हैं फैक्टर इनकम के। जो प्रोड्यूसिंग फर्म्स हाउस होल्ड्स को देती है पेमेंट, उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्यों देती है प्रोड्यूसिंग फर्म हाउस होल्ड्स को पेमेंट, क्योंकि उन्होंने उनकी फैक्टर सर्विसेज का यूज किया होता है। फॉर द यूज ऑफ देयर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर इनकम उनको प्रोवाइड की जाती है। नहीं समझ आया, आप प्रोड्यूसर हो, आप कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आपने एक लैंड ले रखी है अपनी फैक्ट्री के लिए, रेंट पे ले रखी है, रेंट पे एक लैंड ले रखी है, आप रेंट पे करोगे उस ओनर को, तो वो ओनर कौन हुआ, हाउस होल्ड। जिसकी फैक्टर सर्विस यानी लैंड, उसकी फैक्टर सर्विस कौन सी है, लैंड। जिसकी फैक्टर सर्विस आपने यूज करी है उसको आप रेंट पे कर रहे हो, तो ये रेंट क्या हुआ, ये रेंट हुआ हमारा फैक्टर इनकम। तो आपने हाउस होल्ड को रेंट पे करा, क्यों, क्योंकि आपने उसकी फैक्टर सर्विस जो कि है लैंड, आप उसका यूज कर रहे हो, तो ये रेंट हमारा फैक्टर इनकम हुआ। समझ आया, ठीक है। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं।
compensation of employees received by the household for rendering their service as employees of the producing units। जो भी आपको compensation मिलता है वो सब इसमें काउंट होता है, क्योंकि आप अपनी सर्विस दे रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, ठीक है। रेंट जो भी मिलेगा वो आपको मिलेगा। इंटरेस्ट हाउस होल्ड को जितना भी मिलना चाहिए, जो भी उन्होंने अपनी कैपिटल लगाई है, कैपिटल दी है प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स को, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को, उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो सब भी फैक्टर इनकम में काउंट होगा। प्रॉफिट जितना होगा, ठीक है, प्रॉफिट जितना भी हाउस होल्ड ने रिसीव किया होगा वो सारा का सारा काउंट होगा हमारा फैक्टर इनकम में। देखो, आप एम्प्लॉय हो एक कंपनी के, एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है, आप उसके एम्प्लॉय हो, आप उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, आप अपनी स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो उसको, आप उसके एम्प्लॉय हो, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगी। क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, ठीक है, जो भी आप बोल सकते हो। तो आपको बदले में सैलरी वेजेस मिलेंगी, तो ये क्या होंगी सैलरी वेजेस? ये हमारी फैक्टर इनकम ही तो होगी। तो फैक्टर इनकम समझ आई? फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम बेसिकली वो होती है जिस चीज की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। आप प्रोड्यूसिंग यूनिट को आपने सर्विस प्रोवाइड करी और उसने आपको पेमेंट करी, तो ये पेमेंट फैक्टर इनकम है। आपने अपनी लैंड दी रेंट पे, आपको रेंट मिला, ठीक है, वो आपका क्या हो गया? फैक्टर इनकम हो गई। आपने किसी को उधार दिया, पैसे दिए, किसी को भी लोन दिया, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला, वो आपकी फैक्टर इनकम होगी। आपने किसी भी चीज के लिए आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया, आपको प्रॉफिट हुआ उस जगह पे, वो आपकी फैक्टर इनकम होगी। आप एम्प्लॉय हो, आपको सर्विस, आप अपने स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हो उस कंपनी को, आपको सैलरी मिली, आपको वेजेस मिले, वो आपकी फैक्टर इनकम होगी। तो ये सारी चीजें फैक्टर इनकम में काउंट होती है, ठीक है। आई होप फैक्टर इनकम का टॉपिक सबको क्लियर हो। तो फैक्टर इनकम जो होती है वो ट्रांसफर इनकम से डिफरेंट होती है। तो अब फैक्टर इनकम तो हमें समझ आ गई कि हमने किसी को सर्विस दी और उसके बदले में हमको पेमेंट करी, तो वो पेमेंट हमारी फैक्टर इनकम हो गई। अब ये ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम वो होती है जो हम ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब वो अनअर्न्ड मनी होती है। एक तरीके से हमने मेहनत से अर्न नहीं करी होती, वो हमको कैसे मिली होती है? डोनेशन, चैरिटी, किसी ने किसी तरीके की कोई हेल्प कर दी हमें, मतलब ऐसी सब चीजें जो होती हैं वो होती है हमारी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम आर दोज इनकम्स व्हिच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन एज हेल्प, जो किसी पर्सन को हेल्प के तौर पे मिली हो, जैसे कि डोनेशन, चैरिटी हम बोल सकते हैं। Whereas factor income are those income which are received by the factors of production by rendering their factor services। जब आपने अपनी factor services, अपना लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी आपने प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को प्रोवाइड किया है, तो उसके बदले में आपको जो मिल रहा है वो फैक्टर इनकम हो गई, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, वाइल फैक्टर इनकम इज अर्नड इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी होती है? अर्नड इनकम होती है, जो हमने अर्न करी होती है। ट्रांसफर इनकम कौन सी होती है? अनअर्न्ड इनकम होती है, जो कि हमने अर्न नहीं करी होती, हमको एज अ हेल्प मिली होती है। ट्रांसफर इनकम आर नॉट अर्न एज रिवॉर्ड्स फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। हमने किसी तरीके की कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है, ठीक है, इसलिए हमको नहीं मिली ट्रांसफर इनकम की हमने किसी को फैक्टर सर्विस दिया, हमको बस हेल्प मिली है। दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो जितनी भी डोनेशन, चैरिटी, ये सब चीजें होती है ना, ये नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। तो फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में काउंट होती है, लेकिन ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती है। ये बात ध्यान में रखना है कि डोनेशन, चैरिटी, ये सब चीजें नेशनल इनकम में कभी काउंट नहीं होगी। कोई क्वेश्चन आ जाए और उसमें डोनेशन और चैरिटी हो तो आप उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करोगे, सिर्फ फैक्टर इनकम को करोगे। फैक्टर इनकम कौन सी थी? बता दी है कि जो भी आपने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी है उसके बदले में आपको जो भी मिल रहा है वो सब आपका फैक्टर इनकम है। अब फैक्टर इनकम समझ आ गया कि फैक्टर इनकम क्या है, कि हमने सर्विस प्रोवाइड करी, हम जॉब करते हैं, हमने मेहनत करी, हमको सैलरी मिली, वो हमारी फैक्टर इनकम है। हम कौन है? मतलब कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ये जो लाइन है नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, इसका क्या मतलब है? नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, इसका
इसका मतलब है अ नॉर्मल रेजिडेंट सेड टू बी वन जो कि हु ऑर्डिनरीली रिजाइड्स इन द कंट्री कंसर्न एंड जो कि उस कंट्री में रहता है और whose center of income interest lies in that country और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उसी कंट्री में है। इसके कुछ पॉइंट्स है जो हम समझ लेते हैं जिससे कि आपको ये दो पॉइंट समझ आ जाएंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है। अ पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, या तो मतलब 1 साल मिनिमम उसको रहना है उस साल में उस कंट्री में, मिनिमम 1 ईयर लगातार। ये नहीं कि 2 दिन आए 4 दिन चले गए किसी दूसरी कंट्री में, फिर 1 हफ्ते को या 10 दिन को आए फिर 10 दिन को चले गए, ये नहीं, पूरा 1 साल आपको उस कंट्री में रहना है लगातार। तो कम से कम वो बंदा जो भी है वो इंसान 1 साल तक उस कंट्री में रहता हो, इज टेकन एज ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन दैट कंट्री, तब हम उसको ऑर्डिनरी रिजाइडिंग बोलेंगे उस कंट्री का, ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोलेंगे उस कंट्री का, नॉर्मल रेजिडेंट भी हम बोलेंगे उस कंट्री का जब वो कम से कम 1 साल उस कंट्री में रहता हो। दिस पर्सन मे और मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अब जरूरी नहीं है कि वो उस कंट्री का सिटीजन ही है, उसको सिटीजनशिप मिली ही है, ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा। 1 साल से कोई भी फॉरेनर है वो 1 साल से हमारी कंट्री में रह रहा है, हमारी कंट्री में रह रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा, लेकिन वो हमारी कंट्री के सिटीजन नहीं कहलाया जाएगा। नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन में फर्क है कि 1 साल से रह रहा है, सिटीजन नहीं है लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट है। A person is said to have his economic interest in a country when he carry out all his economic activities such as production, consumption और investment in that country। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि आपने प्रोडक्शन कर रहे हो, आप उस कंट्री में बैठ के किसी भी चीज की, कोई कंपनी खोल रहा है कि आप कंजम्पशन कर रहे हो, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, कंजम्पशन कर रहे हो, या आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस कंट्री में, तो भी आप उस कंट्री के क्या कहलाए जाओगे, नॉर्मल रेजिडेंट। अगर आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है यानी कि आपने प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में कर रखी है तो आप उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाए जाओगे। तो अब जो हमारा नेशनल इनकम की डेफिनेशन थी कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स फैक्टर इनकम अर्न करते हैं वो उसका टोटल हमारा नेशनल इनकम होता है, तो हमको समझ आ गया कि नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन से होते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स वो होते हैं जो 1 साल या उससे ज्यादा, ठीक है, रहते हो, 1 साल या उससे ज्यादा रहते हो हमारे देश में, या फिर उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो वो लाई करता हो, यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें वो हमारे देश में करते हो, तो वो कहलाए जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट्स। और जो भी ये काम करेंगे उसके बदले में इनको कुछ फैक्टर इनकम मिलेगी, फैक्टर इनकम मिलेगी, तो इसका फैक्टर इनका टोटल हमारा नेशनल इनकम में काउंट होगा। तो ये होती है हमारी नेशनल इनकम की डेफिनेशन कि जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं उनको जो फैक्टर इनकम मिलेगी उसका टोटल हमारा नेशनल इनकम होगा। अब कुछ डिफरेंस कर लेते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया में, कि हम किसको रेजिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, देखो इंडिया में जितने भी फॉरेन एम्बेसीज हैं, जितनी भी हैं, यूएसए, कनाडा, जहाँ की भी फॉरेन एम्बेसीज हैं इंडिया में, उसमें जितने भी इंडियंस काम कर रहे हैं, उसमें जितने भी इंडियंस काम कर रहे हैं, याद रखना इंडियंस की बात कर रहा है, उसमें जितने भी इंडियंस काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया माने जाएंगे, ठीक है। अब जो फॉरेन एम्बेसीज हैं जैसे यूएसए, कनाडा, जापान, जो भी है हमारे पास, उसमें जितने भी फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो नहीं माने जाएंगे, वो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया होंगे। जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो तो हमारे रेजिडेंट्स माने जाएंगे, लेकिन जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो हमारे रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट है इंडियंस एम्प्लॉयड इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑफिस है इंडिया में, उसमें जितने भी इंडियंस हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। फॉरेनर्स वर्किंग इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन इंडिया, अब WHO का ही ऑफिस है लेकिन उसमें फॉरेनर्स काम कर रहे हैं तो वो फॉरेनर्स रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया नहीं माने जाएंगे। लोकल पीपल, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक है, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया का जो ऑफिस है उसमें जो लोकल पीपल काम कर रहे हैं, ठीक है,
वो माने जाएंगे। लेकिन एज अ डायरेक्टर जर्मन वर्किंग है कोई, या कोई भी फॉरेनर है जो मतलब एज अ डायरेक्टर वर्किंग है, या कोई भी फॉरेनर है जो कि हमारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का IMF का ऑफिस जो है इंडिया में, उसमें कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो वो नहीं माना जाएगा। द जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ द ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया, वो हमारा नॉन रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट नहीं होगा। लेकिन जो भी लोकल पीपल हैं जो IMF में काम कर रहे हैं, इंडिया में जो ऑफिस है उनका बात हो रही है, यहाँ इंडिया के ऑफिस की, यहाँ हर जगह ध्यान रखना, यहाँ भी इंडिया के ऑफिस की बात हो रही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये था, अच्छा मैंने ये थोड़ा गलत समझा दिया था, मैंने बोला था कि USA कनाडा की एम्बेसी है और उसमें फॉरेनर काम कर रहे हैं, ये भी नहीं माने जाएंगे। और अगर इंडियन एम्बेसी है, फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, हमारी कनाडा और USA में भी हमारी इंडियन एम्बेसी है, ठीक है, और वहाँ पे जो फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो भी नहीं माने जाएंगे, ठीक है, वो भी हमारे रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे। इंडियन एम्बेसी में जितने भी हमारे फॉरेनर्स काम कर रहे हैं वो नहीं माने जाएंगे। और मैंने ये लाइन ही गलत पढ़ ली थी और गलत समझा दी थी, ठीक है। और इंडियन एम्बेसी जो हमारी फॉरेन में है, फॉरेन में हमारी जितनी भी इंडियन एम्बेसीज है, उसमें जितने भी इंडियन काम कर रहे हैं वो हमारे इंडिया के ही रेजिडेंट्स माने जाएंगे। वो भले ही फॉरेन में रहते हैं, USA कनाडा में रहते हैं, लेकिन वो हमारे इंडियंस ही माने जाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट्स ही माने जाएंगे। नेक्स्ट है एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे US से कनाडा हो गया, US से जापान हम ले ले, यहाँ पे जितने भी हमारे एम्बेसडर्स हैं, यहाँ पे हमारे जितने भी एम्बेसडर्स हैं, इंडिया के एम्बेसडर, वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स माने जाएंगे। एम्बेसडर्स इन इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब इंडिया में जितनी भी एम्बेसीज हैं, ठीक है, US से जापान ले लेते हैं, यहाँ पे उनके जितने एम्बेसडर्स हैं वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माने जाएंगे, वो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया होंगे। The foreign citizen living in India for a period of more than 1 year other than those for studies or medical treatment, जितने भी बच्चे यहाँ पे स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा रहते हैं, फॉरेन सिटीजन्स हैं इंडिया में, तो वो सारे के सारे रेजिडेंट्स माने जाएंगे। लेकिन पढ़ाई वाले और मेडिकल ट्रीटमेंट वाले नहीं होने चाहिए, उनको छोड़ के फॉरेनर जितने भी 1 साल से ज़्यादा रह रहे हैं वो रेजिडेंट्स माने जाएंगे। The foreign technical experts working in India for a period of less than 1 year. The foreign technical experts working in India for a period of less than 1 year. जो 1 साल से कम टाइम के लिए फॉरेन टेक्निकल्स इंडिया में रह रहे हैं वो भी हमारे नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया होंगे, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया नहीं होंगे। तो नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में समझ आ गया होगा कि जितने भी इंडियंस हैं, भले वो बाहर रह रहे हैं या इधर रह रहे हैं, सारे नहीं, एम्बेसीज वगैरह में जितनी भी हमारी एम्बेसीज है, फॉरेन एम्बेसीज है, उसमें जितने भी हमारे इंडियंस हैं वो सब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं वहाँ पे वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं है। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम। इनकम का डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट और नेशनल कॉन्सेप्ट, मैक्रो लेवल पे हमें दोनों ही कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है। जब हम डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसका मतलब हम डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, और जब हम नेशनल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इसका मतलब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं। और इन दोनों में 4 बेसिक एलिमेंट जो है हमारे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी कि लेबर, लैंड, कैपिटल और प्रॉफिट, ये चारों की चारों चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में डिफरेंस होता है। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम का टोटल तो होता ही है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इनका टोटल तो होता ही है, लेकिन ये कहाँ जनरेट की गई होती है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अगर ये हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की गई है तभी ये काउंट होगी डोमेस्टिक इनकम में, और इसमें मैटर नहीं करता कि नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अर्न करी है या फिर नॉन रेजिडेंट्स ने अर्न करी है। जैसे कि नेशनल इनकम में हम नॉन रेजिडेंट्स की फैक्टर इनकम को काउंट नहीं करते थे, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में हम नॉन रेजिडेंट्स की इनकम को काउंट करते हैं अगर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर
जनरेट की गई है। डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन मैं अभी बताती हूँ आपको। और नेशनल इनकम क्या होती है? इन सब फैक्टर इनकम का सम टोटल अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। और यहाँ पे हम नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम फैक्टर इनकम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैटर नहीं करता ये कहाँ जनरेट की गई है। डोमेस्टिक टेरिटरी इसमें हम नहीं देखते हैं, इसमें हम बाहर, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर भी जो इनकम जनरेट हुई है वो भी हम काउंट कर लेते हैं, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में हम डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर नहीं जाते हैं। अब डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी समझना बहुत जरूरी है। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री का क्या मतलब है? देखो, कॉमन लैंग्वेज में जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री होती है ना, अगर हम उसको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो वो अलग होती है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो मैं मैप बना नहीं पाऊंगी, तो फॉर एग्जांपल ये किसी कंट्री का मैप है, तो इसके बाहर आप चले गए तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतनी सी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसके बाहर हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरी कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, दूसरी कंट्री है, हमारी सिर्फ इतनी सी है। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही है, लेकिन बट इन इकोनॉमिक्स इट रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक्स में इसका मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, विच इज मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन पॉलिटिकल टेरिटरी। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू पॉलिटिकल टेरिटरी। According to United Nations, economic territory is the geographical territory administered by a government within which person, goods and capital circulate freely. इसका मतलब है कि हम हमारे पर्सन को, हमारी चीज़ों को और हमारे कैपिटल को जहाँ पे फ्रीली सर्कुलेट कर सके वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता है। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, मतलब जो पर्सन, गुड्स और कैपिटल की सर्कुलेशन का फ्रीडम है इन द एम्बेसीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन इंडिया। मान लो इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है, यहाँ पे हम हमारे लोगों को, हमारी चीज़ों को और हमारी कैपिटल को सर्कुलेट करें, इसकी हमें फ्रीडम है? तो आंसर है नो। यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पास इस चीज़ की फ्रीडम नहीं है कि हम हमारे लोगों को इनकी एम्बेसीज में, हमारे लोगों को या हमारी चीज़ों को, हमारी कैपिटल को इनकी एम्बेसीज में भेजें। तो ये हमारे पास फ्रीडम नहीं है। तो जो ये बाहर की कंट्रीज की एम्बेसीज हमारे देश में है, ये भले ही हमारे देश में है लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं है, विच मीन्स हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर नहीं है। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप डोमेस्टिक टेरिटरी को समझने की कोशिश करोगे तो गलत करोगे कि हमारे देश में ही तो है, तो ये हम मानेंगे नहीं, ये हमारे देश के अंदर है लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर नहीं है। यहाँ पे हम हमारे पर्सन, गुड्स और कैपिटल को फ्रीली सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज, अगर मैं पूछूं डू वी हैव दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन, गुड्स, कैपिटल इन इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड। अब यूएसए में हमारी एक इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे हम हमारे लोगों को, हमारे गुड्स को, हमारी कैपिटल को सर्कुलेट कर सकते हैं फ्रीली? यस, वहाँ पे हम कर सकते हैं। भले ही वो हमारे, ये हमारा इंडिया है, ये यूएसए, यहाँ पे है हमारी इंडियन एम्बेसी। हमारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमारे देश से बाहर है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक टेरिटरी के हिसाब से देखोगे, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये हमारे देश के अंदर है और ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो यहाँ पे हम हमारी इनकम हमारे पर्सन, कैपिटल और गुड्स को इजीली सर्कुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर में ही आएगा। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझ आ गया होगा कि क्या होता है। फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड इन इंडिया आर नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो फॉरेन एम्बेसीज इंडिया में है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रॉड आर अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि जो हमारी इंडिया की एम्बेसीज हैं वो बाहर हैं, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। द फोकस इज नॉट टू बी ऑन पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन। हमें हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के ऊपर फोकस नहीं रखना है। द फोकस इज टू बी ऑन सच ए जोग्राफिकल एरिया वेयर आर पर्सन, गुड्स एंड आर कैपिटल एंजॉय द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। पॉलिटिकल बाउंड्री पे मत जाओ, वो देखो, बस इतना ध्यान रखो जहाँ पे हम हमारे पर्सन, हमारे गुड्स और हमारी कैपिटल को फ्रीली सर्कुलेट कर सके, उस जगह को हम बोलेंगे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ओके,
नेक्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। हम हमारी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आएंगे आपके तब इसमें आएगा कन्वर्ट करो। डोमेस्टिक इनकम में हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जब हम ऐड कर देते हैं तो वो बन जाती है नेशनल इनकम। अब्रॉड से जो हमें इनकम हुई है जब हम उसको ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगी हमारी नेशनल इनकम। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो फैक्टर इनकम हमारे रेजिडेंट्स ने पूरे वर्ल्ड में अर्न करी है माइनस फैक्टर इनकम बाय नॉन रेजिडेंट्स इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। उसमें हम जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में नॉन रेजिडेंट्स ने अर्न करी है जब हम उसको माइनस कर देंगे तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगी। तो तब इनके बन जाएगी नेशनल इनकम, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में तो हम नॉन रेजिडेंट्स को भी काउंट करते हैं ना, उनकी इनकम को भी, तो वो हमें माइनस भी तो करनी पड़ेगी, तब बन जाएगी हमारी नेशनल इनकम। जब डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम ऐड कर देंगे। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालेंगे? फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय आवर रेजिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हमारे रेजिडेंट्स ने जो फैक्टर इनकम अर्न की है उसमें से जब हम नॉन रेजिडेंट्स को माइनस कर देंगे जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जिन्होंने इनकम अर्न करी है, तब हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल के आ जाएगा। और अगर हमें नेशनल इनकम को कन्वर्ट करना है डोमेस्टिक इनकम में, तो हम नेशनल इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देंगे तो हमारी डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स। डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो दोनों आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का सेम ही मतलब है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों के कॉन्सेप्ट में किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट द टू टर्म्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर बिकॉज ऑल प्रोडक्शन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू फैक्टर इनकम। जितनी भी प्रोडक्शन है हम उसको अल्टीमेटली किसमें? फैक्टर इनकम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इन द फर्स्ट राउंड द फर्म प्रोड्यूस गुड्स बाय हायरिंग परचेजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द हाउसहोल्ड्स। पहले तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है वो लेबर, लैंड, लेबर कैपिटल, ये सब चीजें हमारे हाउस होल्ड से लेंगे। उसके बाद उनको क्या देंगे? फैक्टर। सेकेंड राउंड में क्या देंगे? डिस्ट्रीब्यूट देंगे रेवेन्यू, फैक्टर इनकम, द सेल ऑफ फाइनल गुड्स अमंग द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स को हम गुड्स यानी कि गुड्स या फिर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डोमेस्टिक इनकम जो हो गया वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इक्वल है। अकॉर्डिंगली द इक्वेशन दैट डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये बन जाएगा मिलके नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें तो ये बन जाएगा नेशनल प्रोडक्ट। तो ये दोनों सेम टर्म्स हैं। थर्ड टॉपिक आता है हमारा ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट के दो कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस प्रोडक्ट और नेट, ग्रॉस कॉन्सेप्ट और नेट कॉन्सेप्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम दो तरीकों से मेजर करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं यानी जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, और एक नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसे हम एनडीपी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन जो होता है, जो हमारा फिक्स कैपिटल पे लगता है, फिक्स कैपिटल पे डेप्रिसिएशन हमारा लगता रहता है, इसकी वजह से इन दोनों में डिफरेंस आता है। जीडीपी में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेते हैं और एनडीपी में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर लेते हैं। यानी जीडीपी में हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब हम एनडीपी की बात करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारा एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारा जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। वैसे ही होता है हमारा जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें भी जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनएनपी निकल आएगा। एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, और नेट नेशनल प्रोडक्ट में जब हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो ये दोनों सेम चीजें हैं, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। फोर्थ टॉपिक है हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे, इन दोनों में डिफरेंस नहीं होता। मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस नहीं होता जब तक हम दो सेक्टर के बारे में बात कर रहे हो, प्रोड्यूसर सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। जब तक गवर्नमेंट सेक्टर का रोल नहीं है
तो इन दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब जब तक कोई टैक्स, कोई सब्सिडीज नहीं है तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इक्वल्स रहेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर ने एंट्री ली और टैक्सेस और सब्सिडीज ने एंट्री ली, उन्होंने अपना रोल प्ले करना शुरू किया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग एग्रीगेट बन जाएंगे। कैसे? टैक्सेस जो होते हैं जब वो गुड्स पे लगेंगे, जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्स ऑन गुड्स जो कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, इससे मार्केट प्राइस जो है किसी भी गुड का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही सब्सिडीज लगेंगी तो मार्केट प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इन दोनों के बीच में पैरिटी रखने के लिए, यानी कि समानता रखने के लिए, हमें डिडक्ट करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स को डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से और ऐड करना पड़ेगा सब्सिडीज को डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में, तभी दोनों सेम हो पाएंगे। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहे ग्रॉस हो या नेट हो, यानी कि जीडीपी एमपी या फिर एनडीपी एमपी, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जब इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जीडीपीएफसी या फिर एनडीपीएफसी, बार बार ले लेती हूँ, एनडीपीएफसी। तो जब हम इनमें से माइनस कर देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है? जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देंगे तब हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकल के आ जाएगा। सेम नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस या नेट जो भी है, यानी कि जीएनपीएफसी में जब हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएनपीएफसी या एनएनपीएफसी दोनों ही, कुछ भी माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारा निकल आ जाएगा जीएनपी मार्केट प्राइस एमपी, सॉरी ये एमपी होगा, जीएनपी एमपी में जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो हमारा निकल आएगा जीएनपीएफसी या फिर एनएनपीएफसी, दोनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ गया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में माइनस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो निकल के आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो ये था हमारा पार्ट 1। थैंक यू सो मच ये पार्ट देखने के लिए। पार्ट 2 जरूर देखिएगा, आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पार्ट 2 में करेंगे।